फ्रेंड्स, आजकल हम बात कर रहे हैं 2020 में रिलीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है पाताल लोक। और आज मैं उसका एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूंगा। बाकी एपिसोड के वीडियो के प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा हाथीराम डीएसपी साहब से मिलता है और उन्हें बताता है कि इस केस में कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसकी वजह से उसे केस से हटाया गया। और वहीं दूसरी तरफ डाली को अपने हस्बैंड संजीव के अफेयर के बारे में पता चलता है। और फिर हमने देखा हाथीराम का लड़का सिद्धार्थ अपने दोस्त की गन चुराता है और अपने स्कूल में लेकर जाता है। और जब स्कूल में बच्चे उसके साथ बोलिंग करते हैं तो उनको गन दिखाता है। और फिर स्कूल की प्रिंसिपल हाथीराम को स्कूल बुलाती है और वो चाहती थी सिद्धार्थ को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अंसारी मामले को संभालता है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जब सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो बताती है कि उनके इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि चीनी एक नेपाली एजेंट है और वही कबीर का संबंध पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप से है। और जो जिहादी डॉक्यूमेंट पाए गए उस पे कबीर का नाम लिखा था। और जब अंसारी और हाथीराम ये बातें सुनते हैं तो दोनों समझ जाते हैं कि सीबीआई किसी को बचाने के लिए झूठी कहानियां सुना रही है, क्योंकि अंसारी को पता था कि कबीर को ना तो उर्दू लिखनी आती है और ना ही पढ़नी। अब हम आगे देखते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं हाथीराम और अंसारी उस बिल्डिंग के मालिक से मिलते हैं जिस बिल्डिंग में सीबीआई वालों को वो हथियार और पेपर मिले थे। तो अंसारी पूछता है कि कमरा को रेंट पे देने से पहले तुमने सब कुछ वेरीफाई किया था ना? तो बोलता है हाँ सर, मैं सारे काम लीगल ही करता हूँ और कमरे को रेंट पे उठाने से पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे। तो अंसारी पूछता है वो लोग आपसे मिलने पहली बार कब आए थे? तो बोलता है पिछले महीने की 12 तारीख को हम लोग यही बैठकर एग्रीमेंट के पेपर पर साइन किया था। तभी हाथीराम की नजर सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और तभी हाथीराम के पास एक अननोन कॉल आता है और दूसरी साइड से कोई बोलता है कि सर चीनी बेगुनाह है और उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो हाथीराम पूछता है तुम कौन हो? तो बोलता है अगर आपको सच्चाई जाननी है तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आकर मुझसे मिलो। जब हाथीराम और अंसारी उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो हाथीराम बोलता है इसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। अगर पिछले महीने की 12 तारीख को उस चेयर पर बैठकर एग्रीमेंट साइन हुआ था तो सीसीटीवी की फुटेज तो होनी चाहिए। अब हाथीराम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाता है। जब हाथीराम और अंसारी उस लड़के से मिलते हैं तो देखते हैं ये वही लड़का था जो उनके पुलिस स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर काम कर रहा था। तो हाथीराम उससे पूछता है तू कैसे जानता है चीनी को? तो लड़का कहानी सुनाता है और सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है। वो बताता है ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं भी छोटा था। एक दिन ब्रह्मपुत्र मेल में एक छोटा बच्चा मुझे रोते हुए मिला और उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका मामा उसको इस ट्रेन में छोड़कर चला गया और तभी से चीनी हम लोगों के साथ यही रेलवे स्टेशन पर रहता था और हम सब लड़के जो कूड़ा बेचकर पैसे इकट्ठा करते थे उन्हीं पैसों से साहब हम भी खाते थे और चीनी को भी खिलाते थे। और बाद में जब हमने देखा कि चीनी लड़कियों की तरह रहना पसंद करता था तो हम लोग उसे ट्रेन में माता रानी का ड्रेस पहनाकर ट्रेन में घुमाते थे और लोगों से पैसे लेते थे। लेकिन कुछ दिन बाद यहीं पर एक रिक्शा वाला था जो बदमाश था, उसकी बुरी नजर चीनी पर पड़ गई और उसने चीनी को सेक्सुअली हरेस किया। और बाद में जब गुंडा मारा गया तब जाकर चीनी कहीं उसके चंगुल से आजाद हो पाया। तो चीनी को पढ़ने का शौक था, वो रात में फ्री की क्लासेस अटेंड करता था और पढ़ाई करने के बाद उसे एक शॉपिंग मॉल में नौकरी मिल गई थी और वहीं उसने मसाज करना सीखा। और फिर वहीं उसकी मुलाकात मुकेश तलेजा से हुई और उसके बाद से चीनी सिर्फ मुकेश के लिए काम करने लगा। उसके बैग की डिलीवरी देने के लिए अलग अलग जगहों पे जाता था। तो अंसारी पूछता है आखिर उस बैग में होता क्या था? तो लड़का बताता है उसमें हवाला का पैसा होता था। तो हाथीराम पूछता है क्या कभी वो चित्रकूट गया था? तो लड़का बोलता है हाँ बहुत बार, अक्सर वो चित्रकूट जाया करता था। वो बोलता है साहब मैंने उसे बहुत समझाया कि ये काम खतरनाक है। तो बोलता था एक बार 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए फिर मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन चारों को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और वही दूसरी तरफ हम उस राजू टपोरी को देखते
हैं जो अपने अलमीरा में उस गन को ढूंढ रहा था, लेकिन वो गन तो सिद्धार्थ चुरा ले गया था। वो अपने लड़कों से पूछता है कि अभी भी समय है, बता दो वो गन किसने ली है। और तभी हम देखते हैं राजू का बॉस आता है जिसने वो गन राजू को दी थी। वो राजू से पूछता है गन कहाँ है, तो राजू उसको बोलता है कि भाई गन मैंने अलमीरा में रखा था लेकिन अभी मिल नहीं रही है, मैं शाम तक आपको ला कर देता हूँ। तो राजू का बॉस उसके पंटरों के सामने ही उसकी बेइज्जती करता है, उसको गालियां देता है और उसको मारता भी है और बोलता है अगर कल तक मुझे मेरी गन नहीं मिली तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। और जब राजू की पिटाई हो रही थी तो सिद्धार्थ भी वही खड़ा था। वो बुरी तरह से डरा हुआ था। अब सिद्धार्थ अपने घर आता है और अपने फादर हाथीराम से बोलता है कि पापा मुझे गन दे दो, मैं जिससे लिया था चुपचाप उसके घर में रख दूंगा। तो हाथीराम बोलता है पहले तुझे उसका नाम बताना होगा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुझे गन चलाना कौन सिखा रहा है। तो सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम और अंसारी रात में उस घर में जाते हैं जहाँ से सीबीआई वालों को ढेर सारे हथियार और पेपर मिले थे और उनके साथ एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला लड़का भी होता है। वो लोग डुप्लीकेट चाबी से उस घर को खोलते हैं। तो अंसारी सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को एक कपड़े से ढक देता है। तो अंसारी उसके कंप्यूटर में सीसीटीवी की फुटेज चेक करता है लास्ट महीने के 12 तारीख का। तो अंसारी बताता है कि सर 12 तारीख की सीसीटीवी फुटेज तो खाली है, घर में कोई है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हाथीराम उसके ड्रॉअर चेक करता है तो उसे एक डायरी में एक रेलवे का टिकट मिलता है जो कि भोपाल जंक्शन से दिल्ली का था, जिसमें उस घर का मालिक अपने पूरी फैमिली के साथ भोपाल गया हुआ था। तो हाथीराम बोलता है यहाँ कोई कैसे मिलेगा, इसकी पूरी फैमिली तो दिल्ली से बाहर थी। तो हाथीराम बोलता है मुझे तो पहले से ही सीबीआई की कहानी पर शक था, उन्होंने झूठी कहानी बनाई है और सारे एविडेंस जो उन्होंने शो किए वो सब झूठे हैं। और वही दूसरी तरफ हम संजीव मेहरा को देखते हैं जो रोज अपने 9 PM के प्राइम शो में इसी घटना को लेकर बातें करता है। कभी किसी पॉलिटिशियन को बुलाता है तो कभी किसी जर्नलिस्ट को बुलाकर बातें करता है। संजीव मेहरा को एक बहाना मिल गया था अपने डूबते हुए चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए, लेकिन वही हम देखते हैं सारा मैथ्यूज को ये सब बातें सही नहीं लगती क्योंकि सारा भी जानती थी कि सीबीआई ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब गलत है। अब सारा अपना बैग चेक कर रही होती है, तभी उसे हाथीराम की वो डायरी मिलती है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम हाथीराम और अंसारी को देखते हैं। वो कबीर के फादर से मिलते हैं। तो कबीर का फादर बताता है पहले तो कबीर छोटी मोटी चोरियां करता था, फिर बाद में बड़ी गाड़ियां चुराने लगा और इन चक्करों में कई बार जेल गया, लेकिन पिछले 5-6 सालों से ना तो मेरी उससे कोई बात हुई और ना ही मुलाकात हुई। तो अभी वो कहाँ रहता है और क्या करता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है सर। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चीनी को देखते हैं जो जेल में होता है और उसके बाल काटे जा रहे थे, लेकिन चीनी को अपने बालों से कुछ ज्यादा ही लगाव था और जिसकी वजह से चीनी रो रहा था और उसके सामने कबीर बैठा होता है। तो कबीर बोलता है अरे रो मत, बाल ही तो है, फिर बड़े हो जाएंगे, ऐसे भी छोटे बाल भी तुझ पर सूट करेंगे। तभी हम देखते हैं एक लड़का उधर आता है जिसके हाथ में ब्लेड होता है, वो कबीर पर हमला करता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो अपने घर के बाहर अपनी साइकिल को सर्विस कर रहा होता है और तभी वहाँ वो राजू टपोरी आता है और सिद्धार्थ को बोलता है चलो घूम कर आते हैं। पहले तो सिद्धार्थ उसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन राजू के बार बार कहने पर वो उसके साथ जाता है। तो राजू सिद्धार्थ को लेकर यमुना नदी के किनारे एक खाली जगह पर जाता है और वहाँ जाकर वो सिद्धार्थ से उस गन के बारे में पूछता है क्योंकि राजू को पता चल गया था कि सिद्धार्थ के उसके कॉलेज में लड़कों से लड़ाई हुई और उस दौरान उसने उन्हें गन दिखाया था और ये वही गन है जो उसके अलमारी में रखी हुई थी और सिद्धार्थ उसे उठा ले गया। हालांकि सिद्धार्थ बार बार मना करता है कि मुझे उस गन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं राजू के साथी वहाँ आ जाते हैं। वो लोग मिलकर सिद्धार्थ की पिटाई करते हैं और उसको बोलते हैं कि अभी भी समय है, वो गन लाकर हमें दे दे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सारा मैथ्यूज को देखते हैं। जब उसे हाथीराम की डायरी मिली तो उसे चेक करने लगी। वही डायरी में सारा को ग्वाला गुजर का नाम मिलता है। तो सारा चित्रकूट के उस जर्नलिस्ट को कॉल करती है जिसका नाम अभितोष है। वो अभितोष से ग्वाला गुजर के बारे में पूछती है ग्वाला गुजर के पॉलिटिकल कनेक्शन कैसे है और वहीं वो ग्वाला गुजर के काम के बारे में पूछती है। तो अभितोष बताता है मैम उनका काम बड़े बड़े रोड के कॉन्टेक्ट लेना है और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। लेकिन सारा को ग्वाला गुजर के बारे में और जानकारी चाहिए थी। तो अभितोष बोलता है अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो 90 के दौरान चित्रकूट में जितनी भी सड़कें बनी हैं और जितने भी पुल बने हैं उनके बारे में पता करो। अब सारा इन
इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन चेक करती है तो उसे 2004 का एक न्यूज आर्टिकल दिखता है। उसके बाद सारा अपने न्यूज चैनल के लाइब्रेरी में जाती है और सन 2004 के पेपर्स को चेक करती है तो उसे वहाँ एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसके अंदर एक हाईवे के बारे में न्यूज छपी होती है जहाँ चित्रकूट का पॉलिटिशियन वाजपेयी होता है और साथ में ग्वाला गुजर का फोटो होता है। और वही दूसरी तरफ हम हाथीराम को देखते हैं, वो अंसारी के साथ अपने घर पर रात में जाता है तो हाथीराम की वाइफ उस पर चीखने लगती है, बोलती है पूरे दिन मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, ना तो फोन पिक करते हो और ना वापस कॉल बैक करते हो। तो हाथीराम बोलता है आखिर हुआ क्या है? वो बोलती है सिद्धार्थ को किसी ने मारा है और ये सब उस बंदूक के चक्कर में हो रहा है जो तुमने अपने पास रखी है। अब हाथीराम सिद्धार्थ से उसका नाम पूछता है तो देखता है सिद्धार्थ बहुत डरा हुआ था, लेकिन हाथीराम बोलता है बेटा बस तू नाम बता दे। तो सिद्धार्थ बताता है उसका नाम राजू भैया है। अब हाथीराम अलमीरा से वो गन निकालता है और सिद्धार्थ को बोलता है तू चल अभी मेरे साथ। अब हाथीराम की वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है तो हाथीराम गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। अब हाथीराम राजू के घर जाता है और उसको पीटने लगता है, बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, और तुझे गन चाहिए ना, चल दिलाता हूँ। वो राजू को पीटता हुआ और घसीटता हुआ उसके घर से बाहर लाता है तो राजू बताता है वो गन मेरी नहीं है, मेरे बॉस की है। अब राजू हाथीराम अंसारी के साथ में अपने बॉस के घर जाता है तो हाथीराम राजू के बॉस से मिलता है और उन सबकी पिटाई करता है और बोलता है ये ले तू अपनी गन, लेकिन अगर दोबारा कभी मेरे बेटे की तरफ नजर भी उठाकर देखी ना तो अगली बार तुझे जान से मार दूंगा। अब जब हाथीराम अपने घर वापस आता है तो देखता है उसकी वाइफ घर के बाहर ही खड़ी थी। वो जैसे ही रिक्शे से उतरता है उसकी वाइफ उसको जोरदार थप्पड़ मारती है और अपने बेटे सिद्धार्थ को लेकर घर के अंदर चली जाती है। अब बेचारा हाथीराम अपने जूनियर अंसारी के सामने ही पिट जाता है, वो भी अपनी वाइफ से। और तभी हाथीराम को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कबीर के ऊपर जेल में हमला हुआ है। अब हाथीराम और अंसारी सीधा हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात सारा से होती है। सारा बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता चला है जेल में किसी ने इस पर हमला किया था और उसका एक ही रीजन हो सकता है क्योंकि सीबीआई वालों ने कबीर को एक टेररिस्ट बताया था। हालांकि मुझे सीबीआई वालों की इस थ्योरी पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। तो हाथीराम सारा पर नाराज होता है और बोलता है तुम्हें बातें मुझे क्यों बता रही हो, तुम्हें बातें तो अपने बॉस संजीव मेहरा को बतानी चाहिए। और रोज टीवी पर शाम को बैठ जाता है और आलतू फालतू की बातें करता रहता है। तो सारा हाथीराम को उसकी डायरी वापस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम भी सीबीआई की थ्योरी को मानते नहीं हो, तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन का फोकस तो विशाल त्यागी था। तो सारा बताती है कि मैंने भी इस केस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है तो मुझे पता चला कि विशाल त्यागी का बॉस ग्वाला गुजर है और ग्वाला गुजर का संबंध वहाँ के लोकल लीडर वाजपेयी से है। और जब वाजपेयी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो उस टाइम उसने ग्वाला गुजर को कई सारे रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए थे। तो हाथीराम पूछता है कि आखिर ग्वाला गुजर संजीव मेहरा को क्यों मारना चाहेगा? तो सारा बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी एक थ्योरी है। अभी जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है और अपोजिशन पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है बड़ा जो देश में बता सके। अगर संजीव मेहरा मारा जाता तो उनके पास चुनाव के लिए एक मुद्दा बन जाता कि अभी की सरकार में ना तो मीडिया सुरक्षित है और ना ही लोग। अब हाथीराम उस न्यूज आर्टिकल को देखता है तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें ग्वाला गुजर वाजपेयी के साथ में राजवीर गुजर का भी फोटो होता है। राजवीर गुजर विशाल त्यागी का वो स्पोर्ट टीचर था जिससे कुछ दिन पहले हाथीराम चित्रकूट में मिला था, लेकिन राजवीर ने एक बार भी हाथीराम से नहीं बताया कि पहले वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।